कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने पुरुषोत्तम भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज का जो कार्यक्रम है किसान वाणी, वो रोज़ की तरह है, परंतु आज एक विशेष दिन है और वो है हमारे आकाशवाणी का स्थापना दिवस। 31वें स्थापना दिवस की सब सुनने वाले विशेष तौर पे किसान भाइयों को हमारी बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हैं। उन्होंने इतने लंबे समय तक हमारा साथ दिया है और किसान वाणी कार्यक्रम जो है किसान भाइयों वास्ते जानकारियाँ, मनोरंजन और फ़ोन इन कार्यक्रम के द्वारा उनके सवालों के जवाब, पत्रोत्तर द्वारा उनके प्रश्नों और समाधानों की ओर ध्यान देना और मनोरंजन के रूप में थारी पसंद, थारी चिट्ठी मारे गीत और विशेषज्ञों की राय विशेष समय समय पर, और साथ में जो प्रगतिशील किसान हैं उनके विचार साझा, उनके अनुभव, ताकि दूसरे किसान भाई भी उससे लाभ ले सकें। मौसम संबंधी जानकारी और सभी फसलों के खरीफ और रबी के समर्थन मूल्य और बहुत सी जानकारियाँ, मनोरंजन और स्वस्थ मनोरंजन के साथ जो है हम आज सभी सुनने वालों को 31वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देवा है। और इसी कड़ी में भाइयों, क्योंकि जानकारियाँ तो हम लेके आवा हैं, इसी कड़ी में आज सबसे पहले सुना रहे हैं इफ़को हरियाणा से जुड़ी एक जानकारी, जो जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शमशेर सिंह। किसान साथियों नमस्कार। आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर शमशेर सिंह जी से, जो मुख्य प्रबंधक मार्केटिंग इफ़को हरियाणा में है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आपसे एक प्रश्न रहेगा कि इफ़को ने जो अभी एक तरल यूरिया या नैनो यूरिया कहते हैं, एक वो बनाया है जी, वास्तव में तरल यूरिया या नैनो यूरिया है क्या है? सर, जैसा कि नैनो शब्द से ये क्लियर है कि ये सूक्ष्म रूप, नैनो को किसी भी चीज का सूक्ष्म रूप को हम नैनो से मानते हैं जी। तो ये यूरिया का ये समझो आपके सूक्ष्म रूप है जी। ये लिक्विड में लेके आए हैं इस नैनो यूरिया को हम। तो ये क्या है सर कि जो एक आम यूरिया हमारा होता है उससे 10 गुना ज्यादा इसका जो है सरफेस एरिया कवरेज होता है जी। एक इसकी सर जो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी है, क्योंकि सर ये हमें फोलियर स्प्रे से हमने पौधे पे देना है जी, तो इसकी 86 से 90% न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी है जी। और जो इसका कार्य करने का तरीका है वो ये प्लांट के सेल में जाता है, प्लांट के सेल से एज पर रिक्वायरमेंट, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि नाइट्रोजन की लगभग पूरे लाइफ साइकिल में पौधे को जरूरत रहती है जी। तो ये सेल से डेवलप होता रहता है और उस पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पौधे को मिलता रहता है या नाइट्रोजन रिलीज करता रहता है। तो सब बड़ा प्रश्न है यहाँ पे, जो यूरिया है हम उसे कट्टों में लेते हैं, जो नैनो यूरिया है, तरल यूरिया, ये किस चीज में आता है? ये लिक्विड, जैसे कि तरल है ये लिक्विड में है। जैसे एक 500 ml की बोतल हमने नैनो यूरिया की बनाई है, तो 500 ml की बोतल मैं एक आम जिम्मेदार के आम आदमी की भाषा में बात करूं तो एक 500 ml की जो हमारी बोतल है वो एक कट्टा यूरिया के बराबर है। यानी एक 500 ml की जो शीशी है बोतल है वो एक कट्टे के बराबर होगी, एक थैला यूरिया का काम करेगी वो जी, मोटे रूप में ये मान। वो साहब, इसका हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं?
इसका उपयोग जैसे मैंने बताया कि हमने स्प्रे करना है जी जब क्योंकि कुछ तो जो नाइट्रोजन है जो हम बेसल डोज में जैसे देते हैं वो यूरिया के थ्रू या डीएपी के थ्रू ही जाएगी जी क्योंकि जब तक पौधा इस लायक नहीं होता कि उस पर स्प्रे तो पहले हम इसको रिकमेंड नहीं करते। जी जैसे नॉर्मली क्या है कि पहला छिड़काव जो है वो बिजाई के या रोपाई के 30 से 35 दिन बाद करते हैं डॉक्टर साहब जी और दूसरा जो छिड़काव जो इसका स्प्रे है हम वो फ्लावरिंग से लगभग 1 वीक पहले करते हैं। यानी कि सेकंड और थर्ड जो आपकी एप्लीकेशन है नाइट्रोजन की तो वो आप नैनो यूरिया से दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये तरल है इसे छिड़काव भी होगा तो इसमें पानी की मात्रा भी मिलानी होगी? यस बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपका सवाल है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रति जो एकड़ है वो 125 लीटर पानी 125 लीटर पानी लाना पड़ेगा क्योंकि हम जो नैनो यूरिया का है डॉक्टर साहब वो 2 से 4 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से इसका रिकमेंडेशन करते हैं। जी मैं ऐड करना चाहूंगा सर हाँ जी जी कि जैसे अपनी अनाज वाली फसलें हैं जी तेल है सब्जी कपास की ये जो फसलें इसमें हम रिकमेंड करते हैं कि उस बोतल को अगर हम 2 बार में स्प्रे करें अच्छा यानी कि 250 ml एक बार और 250 ml एक बार जी और जो दलहनी फसलें हैं उसमें एक ही बार में हम इसका उपयोग कर सकते 500 ml की 500 ml एक बार में ही। हैं। यस सर जी। तो डॉक्टर साहब एक सवाल और है कि जो बनाया गया है नैनो यूरिया हम किन किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं? इसका गिरदारी सर हम हर फसल पे उपयोग कर सकते हैं कि जहां भी हम यूरिया का यूज करते हैं उसके जगह हम नैनो यूरिया यूज कर सकते हैं। अनाज तेल सब्जी कपास दलहनी कोई भी फसल है सब्जी है हर किसी पे ये क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट है यूरिया का रिप्लेसमेंट है जी तो हर फसल पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं सर। तो डॉक्टर साहब सब्जियों के लिए भी इसका प्रयोग होगा? बिल्कुल बिल्कुल सब्जियों के लिए भी जैसा हम सब्जियों में यूरिया डालते हैं जिस तरह से तो उसी तरह से इसका स्प्रे होगा। यानी जिस जिस और फसल सब्जी में तो बल्कि मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से किसानों को ये भी बताना चाहूंगा क्योंकि सब्जी में जैसा कि पता है कि बहुत स्प्रे मतलब करने पड़ते हैं किसानों को कीड़े से और दूसरी चीजों से या उसके ग्रोथ के लिए। तो इसका मैं गिरदारी सर ये बताना चाहूंगा कि इसको आप किसी भी चीज में मिला के स्प्रे कर सकते हैं किसी पेस्टिसाइड में किसी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं और बहुत बढ़िया काम करेगा। तो उसमें क्या है कि एक स्प्रे की एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं जाएगी किसान को। तो डॉक्टर साहब जैसे हम इसको कहीं और चीज में मिलाएंगे इसका कोई साइड इफेक्ट होता हो? नहीं बिल्कुल इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं ये पूरी तरह से टेस्टेड है एकदम सेफ है किसान के लिए। अब आइए जो हमारे क्षेत्र में मुख्य फसल है जिसे हम मर्द फसल बोल देते हैं गन्ने की फसल जी क्या उसमें भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं? बिल्कुल उसमें इसका बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं हम। और अभी जो आगे हमारी जो भविष्य की जो योजना है तो ड्रोन जो एक स्प्रे जैसा आजकल चल रहा है तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो ड्रोन से भी हम स्प्रे का थोड़ा इसको बढ़ाएंगे आगे। तो क्योंकि फसल थोड़ी बड़ी ऊंची होती है तो उसमें थोड़ा आप ऊपर से जो स्प्रे करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो हम ड्रोन स्प्रे के ऊपर भी काम कर रहे हैं और जल्दी है इसका कोई लीगल में परमिशन मिल जाएगी तो उस पर भी हम इसको बहुत जल्दी शुरू कर लेंगे। डॉक्टर साहब एक सवाल उभर के आता है कि हम इसका छिड़काव कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए हमने लिया कुछ फसलों पे तो जैसे हम छिड़काव ऊपर करते हैं कुछ हम दवाई हम नाइट्रोजन जड़ में देना चाहते हैं इसका छिड़काव की विधि क्या रहेगी? इसका छिड़काव देखिए फोलियर स्प्रे इसका जो ये पत्ते के ऊपर जाना चाहिए पौधे के मेनली जी पत्ते के क्योंकि ये उसके माध्यम से सेल में जाएगा पौधे के और वहां से ये डेवलप होता रहेगा थ्रू आउट लाइफ साइकिल ऑफ उस पौधे की मतलब पूरी उसमें धीरे धीरे करके नाइट्रोजन उसको एज पर रिक्वायरमेंट अवेलेबल कराता रहेगा पौधे को। जी तो किस तरह के पंप का प्रयोग कर सकते हैं इसके छिड़काव के लिए? इसमें जैसे इसमें मैं थोड़ी सी 2-3 चीजें बताना चाहूंगा डॉक्टर साहब। जैसे एक तो जैसे अब इसको जब भी हम प्रयोग करेंगे तो बोतल को बहुत अच्छे से हिलाएं पहले तो और दूसरा फ्लैट फैन या कट नोजल का हम स्प्रे पंप में प्रयोग करें। जी सुबह शाम के समय छिड़काव करें जब तेज धूप तेज हवा या ओस नहीं होती हमारे खेत। और इसमें एक चीज थोड़ा सा ये भी मैं जोड़ना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है जैसे हमने नैनो यूरिया का स्प्रे किया और उसके विद इन 10-12 घंटे बारिश होगी जी तो हम इसको तब ये सलाह देते हैं कि वहां छिड़काव दोबारा किया जाए क्योंकि वो बारिश में जो है ना पत्ते पे से सारा बह जाएगा। डॉक्टर साहब एक सवाल और था कि जैसे हम यूरिया लगभग फसल की रुपाई के समय उस समय देते हैं
तो हमें पता होता है कि हमने 10 कट्टे देने हैं या 5 कट्टे देने हैं, तो उस समय में हमें उसके हिसाब से ही बोतल लेनी, सीसी लेनी होगी। जैसे हम कहते हैं कि आप फसल में पहले ही 10 कट्टे दाब दो, ठीक है, या 5 कट्टे, तो उसका मतलब है कि हम 10 कट्टे की बात कर रहे हैं तो हमें 10 बोतल चाहिए। हाँ, अगर हम किसी फसल जैसे कुरुक्षेत्र एरिया की मैं बात करूं, जहाँ ज्यादा गेहूं और धान की मुख्य फसलें हैं अपनी, और इसमें जो हमारा कृषि विश्वविद्यालय है तो वो लगभग 2 थैले रिकमेंड करता है यूरिया। तो उस स्थिति में हमें, सही बात है आपकी, कि 2 बोतल की जरूरत होगी, क्योंकि कुछ नाइट्रोजन हम डीएपी जो हम बेसल उसमें देंगे तो उसके माध्यम से फसल को मिल जाता है। और ये जो पहला स्प्रे है इसका, वो 30 से 35 दिन बाद तक रोपाई के या बिजाई के 30 से 35 दिन बाद पहला, और दूसरा छिड़काव जैसे मैंने पहले बताया फूल आने से 1 हफ्ता पहले। जी इसके अलावा कुछ और सावधानियां उसके प्रयोग में रखनी है? हाँ, इसमें एक तो जैसे इसकी जो वैलिडिटी है गिरधारी सर, तो वो 2 वर्ष है जी। तो उसको जो भी हम नैनो यूरिया खरीदते हैं उसको 2 साल के अंदर अंदर ही हमने फसल पे यूज करना है। नंबर 1 तो ये है जी। नंबर 2, हालांकि ये विष मुक्त है, सुरक्षा की दृष्टि से एकदम सेफ है, बट फिर भी हम जैसे, क्योंकि किसान है वो दूसरे WSF में या पेस्टिसाइड में किसी भी चीज में जैसे हमने बताया मिक्स करके कर सकते हैं, तो उसमें हम फेस मास्क और दस्ताने पहनने की भी सलाह देते हैं जी। थोड़ा बेटर है कि बच्चों से और पालतू जानवरों से थोड़ा दूर ठंडी या सूखी जगह में रखें तो ज्यादा सेफ रहेगा। हालांकि ये मानव स्वास्थ्य के लिए एकदम सेफ है, टेस्टेड है, फिर भी थोड़ा बचाव में ही फायदा है। हाँ यस, वो बचाव में ही फायदा, क्योंकि बच्चे हैं तो ज्यादा नहीं तो खोल के उसको गिरा दें या कुछ एक नुकसान है, उससे बचने के हिसाब से। हाँ, अदरवाइज ये सेफ है बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये एक सवाल और था मेरा कि जो हम बात करते हैं कि तरल यूरिया की दूसरे यूरिया की, तो एक तो तरल यूरिया किस तरह से महत्वपूर्ण है, हम इसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। गिरधारी सर, देखो सबसे पहली बात तो मैं बताता हूँ कि जब भी किसान को खाद चाहिए होता है, वो या तो समिति में या कहीं प्राइवेट डीलर पे या इसको सेंटर पे अपना ट्रैक्टर ट्रैली या दूसरा किसी साधन को लेके उसको किसान को जाना पड़ता है जी। तो अब ये, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 500 मिलीलीटर की बोतल एक कट्टा यूरिया के बराबर है जी, तो जाहिर है कि किसान अगर अपनी बाइक से भी जाएगा 10, 15, 20 तक भी अपने थैले में डाल के आराम से वहां से लेके आ सकता है। तो एक तो सबसे बड़ा है कि उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्च जो है, परिवहन खर्च है, वो नहीं होगा किसान का। दूसरा, जैसे आप जानते हो कि भी यूरिया पे बहुत बड़ा अमाउंट एक सब्सिडी का जी, ठीक है, किसान के लिए 266 रुपए 50 पैसे का, बट उसकी टोटल कीमत तो लगभग 900 रुपए 700 रुपए के आसपास जो है सब्सिडी एक थैले पे भारत सरकार को वहन करनी पड़ती है। बिल्कुल, जबकि इफ्को नैनो यूरिया के केस में ऐसा नहीं है, 240 रुपए की बोतल है और इसमें कोई सब्सिडी नहीं है किसी भी तरह से। यानी जितने का यूरिया हमें सब्सिडी के बाद मिलता है, इतने की जो नैनो यूरिया जो की बोतल मिल जाएगी, वो उससे भी सस्ती है, 240 रुपए की है गिरधारी सर ये। तो वो जो बहुत बड़ा अमाउंट है जो सब्सिडी के रूप में अपने सरकार को, अपनी कंट्री को बियर करना पड़ता है, तो वो पैसा हमारे राष्ट्र के लिए बचेगा जी। ये भी कह सकते हैं कि जो विदेशी मुद्रा हम बाहर से खरीदते हैं वो सारा विदेशी मुद्रा भी बचेगी हमारी। जी सर, जी गिरधारी जी, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हो, क्योंकि जैसे कि यूरिया हमें काफी इंपोर्ट करना पड़ता है कि हमारे इंडिजिनस जो प्रोडक्शन है उससे हमारा काम नहीं चलता, तो उस पर एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो विदेशी मुद्रा के रूप में भारत सरकार को देना पड़ता है। तो उसकी सारी बचत और जो यहाँ बियर कर रही है सब्सिडी का पैसा, तो वो भी पूरा हमारे देश को बचेगा। इस पर्यावरण की जैसे थोड़ी मैं इसमें गिरधारी जी बात करूंगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये पौधे के ऊपर, पत्ते के ऊपर स्प्रे होना है, तो इसमें ना तो कोई लीचिंग है, ना ये जमीन में जाएगा, पानी को जैसा पानी खराब हो रहा है, आप भी जानते हैं कि भाई लीचिंग होता है, नाइट्रोजन लीच होने के बाद ये पानी का भी नुकसान है। इवन जो छिड़काव करने वाला मजदूर या किसान साथी है, उसकी भी हेल्थ को कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है यूरिया। तो इसमें वो बिल्कुल नहीं है, वो एकदम सेफ है। यानी हम इसको इको फ्रेंडली यूरिया के नाम से जान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा, इको फ्रेंडली यूरिया है ये, और इससे जो है हमारे किसान वर्ग को भी और हमारे देश को भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है जी। क्योंकि इससे एक चीज मैं गिरधारी जी इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि हमने पिछले 2 साल में लगभग
11,000 ट्रायल जो किसान के खेत से लेकर हर स्टेशन, हर हमारा कृषि विश्वविद्यालय, हर स्टेट का कृषि विज्ञान केंद्रों पर हमने वो ट्रायल किए हैं। तो उन सब से जो एक डाटा व्यू करके आया तो वो ये है कि इससे जो पैदावार है उसमें भी 8 से 10% इंक्रीज आया है जी, यानी पैदावार भी बढ़ गई और जो गुणवत्ता भी बढ़ गई जी। और इसमें गुणवत्ता बिल्कुल जैसे मैं न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है उसकी वो बहुत बढ़ती है, अच्छी होती है। तो नेचुरली हमारी जितनी न्यूट्रिएंट वैल्यू या जितनी गुणवत्ता अच्छी होगी अनाज की, फसल की या सब्जियों की, तो वो उतना जल्दी और उतना आराम से किसान बेच पाएगा उसको। डॉक्टर साहब ये भी कह सकते हैं कि ये किसान की आय दोगुनी करने की तरफ एक कदम है। बिल्कुल, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि किसान की आय को दुगना करना है, तो उसमें एक कदम इसको मैं जरूर कहूंगा कि ये उस तरफ बढ़ा हुआ एक कदम हो रहा है जो है सरकार का। तो डॉक्टर साहब एक सवाल मेरा और रहेगा अंत में कि जो इफको संस्था है अपनी, ये किसानों के लिए क्या क्या सुविधाएं देती है? सर जैसा कि क्योंकि इसको किसानों की ही संस्था है तो खाद बनाने और उसके विपणन करने के अलावा किसानों के लिए बहुत से जो है कार्यक्रम इसको पूरे साल भर आयोजित करती है। हम कई तरह के जो है कृषि उन्नयन कार्यक्रम जो खेती बाड़ी से संबंधित, जैसे किसान सभा है, किसान दिवस है, कहीं भी हम डिमोस्ट्रेशन लगाते हैं किसी नई फसल का, किसी नई टेक्नोलॉजी को उसके माध्यम से हम किसानों तक पहुंचाते हैं। उस पर किसान दिवस जैसे आयोजित करके किसानों को वहाँ कृषि वैज्ञानिक या कृषि विश्वविद्यालय से जो हमारे उच्च कृषि वैज्ञानिक उनको बुलवा के तो जो कृषि संबंधी जानकारी है वो किसानों को देते हैं। एक हर जिले में हम एक गांव गोद लेते हैं 3 साल के लिए, तो जहां न केवल एग्रीकल्चर का बल्कि उसका सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसका भी हम पूरा ध्यान में रखते हुए विभिन्न तरह के कार्यक्रम वहाँ आयोजित करते हैं, जिसमें सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम भी एक बहुत मुख्य हमारा कार्यक्रम है वो वहाँ आयोजित करते हैं। एक जैसे हालांकि ठीक है हम यूरिया, डीएपी, एनपीके और अब जैविक यूरिया बना रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब हमारा जोर जो एक ऑर्गेनिक यूज जो है, जैविक खाद के प्रयोग पर इफको का हमेशा जोर रहता है। तो उसी के तहत हम उस गांव में हर साल 10 से 20 जो है मैन्योर पिट भी नई तैयार करवाते हैं। अच्छा, एक थोड़ी सी चीज और मैं डॉक्टर साहब इसमें बताना चाहूंगा कि जैसे हमारी 32,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समितियां इफको की मेंबर हैं, तो उनका जो हिस्सा पूंजी जो इफको में है उस हिस्सा पूंजी पे हम हर वर्ष 20% डिविडेंड उस समिति को देके एक सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में भी प्रयासरत है। साहब जैसे कि आपकी संस्था है कुछ सामाजिक कार्य भी कर रही है, तो आप कहते हैं कि हरियाणा के हर जिले से एक गांव आप 3 साल को देते हैं, तो उस गांव में जैसे स्कूल वगैरह हैं, क्या उनको भी कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं या खाली कृषि से संबंधित? जी, हम जैसा कि मैंने आपको बताया जैसे सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है, तो उसमें हम क्या कि उस गांव में स्कूल है और वहाँ बच्चों की कोई ऐसी जरूरत है, गरीब बच्चों को कॉपी किताब की है या उनको बैठने के लिए टाट वगैरह चाहिए या पंखा, कूलर या वहाँ कहिए कि आप पीने के लिए पानी का कोई ऐसा प्रबंध की है, तो वो कार्यक्रम हम इसमें गुजारिश कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। ये सुनी भैया ने जानकारी इफको के माध्यम से नैनो खाद के बारे में जानकारी हम ले रहे थे डॉक्टर शमशेर सिंह जी से और उनसे बातचीत कर रहे थे गिरधारी जी। और भैया ये बात कर रहे हैं हम आज के मौसम की। मौसम में अधिकतम तापमान रहा 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और कहीं कहीं गर्ज के साथ हवा व हल्की बारिश की संभावना आगे जताई जा रही है। और कल के कार्यक्रम के बारे में यदि हम बात करें भैया, तो कल हम किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा का विषय लेकर आएंगे। एक तो पपीते के बाग लगाएं इस बारे में, और दूसरा विषय रहेगा नई फसल नई उमंग, तिल की काश्त में सावधानियां। इस बारे में हम कल किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और भैया अब एक कार्यक्रम संबंधी महत्वपूर्ण सूचना है। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के 31वें स्थापना दिवस आज यानी 24 जून को रात्रि 9 बजे से 11 बजे तक एक विशेष सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। हमारा फ़ोन नंबर होगा
01744 यानी 01744 समय रहेगा आज रात्रि 9 बजे से 11 बजे तक। आपकी फ़ोन कॉल का हमें इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। और भाइयों इब सुन करवा भाइयों का मनोरंजन सुनाइयो लोकगीत। रूप भगवान ज्योति से निकली गंगे माई थी, मृतलोक में इंसानों की गति करण को आई थी। धर्म रूप भगवान ज्योति से निकली गंगे माई थी, मृतलोक में इंसानों की गति करण मृत्युलोक में इंसानों की गति करण। गंगे बोली एक दिन विष्णु से अपने मन में घबरा के मृत्युलोक में पापी बंदे दोष चढ़ावे मुझ में आके। फिर विष्णु कहने लगे गंगा से तुम दुख में तो सबके जाके देखे तेरा भी दोष उतारेंगे सब ऋषि महात्मा नाना के। तेरा भी एक भागीरथ की करनी से सब कुछ मन मुक्ति पाई थी, मृत्युलोक में इंसानों की गति करण को आई थी। धर्म रूप भगवान ज्योति से निकली गंगे माई थी, मृत्युलोक में इंसानों की गति करण। बोली जीत मेरी सासू बछमुई जड़ के बता दो कुर्सी धरणी से। फूल उठाओ चलो गंगा जी हृदय में यही समरणी से। गंगे माता इंसानों के जन्म पवित्र करणी से, देखे बिना दान नहीं पार हुए क्योंकि रस्ते में बेतरणी से पार हुए क्योंकि। बोली मेरी सासू जी के उल्टी, मेरी सासू तीरथ के तुलसी जिन तेरी मूरत जाई थी, मृतलोक में धर्म रूप भगवान ज्योति से निकली गंगे माई थी। बोली पिसा डेली खर्च करण में मैल हाथ का हो फक्त पिया। दान पुण्य करने की खातिर कदे हाथ ना चाहिए सख्त पिया। दया से धर्म, धर्म से राजा और राज से नीति तख्त पिया। बोली चलो गंगा स्नान करें न तलिक राजा से वक्त पिया। चलो गंगा बोली इस वो देते चाल पड़ेंगे कदे मैं बिना गंगा मनाई थी, मृतलोक में धर्म रूप गंगे माई थी, मृतलोक में भैया यो सुना भैया लोकगीत राम किशन वर्मा का गाया हुआ। और ई भैया कर रहे हैं जो चर्चा हम धान की रोपाई में सावधानियां इस बारे में।
और भाई सावधानियाँ तो धान की रुपाई में तो करनी है, लेकिन भाइयों जो कोरोना के बचाव के दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते हुए हमने धान की रुपाई करनी है। और भाई हम जाना है कि जो धान की रुपाई है वो हम मज़दूरों के द्वारा करवाना है, और मज़दूर जो है क्योंकि वो सामूहिक रूप से धान की रुपाई कर रहे हैं, इसलिए जो कोरोना के पालन है, सावधानियां है, दिशा निर्देश है, उनका पालन हमने करना पड़ेगा। तब हमारे दोनों काम जो है सही रहेंगे, धान की रुपाई भी हो जाएगी और कोरोना के निर्देशों का पालन भी हो जाएगा। हम जाना है भाइयों कि जो हरियाणा है उसमें धान खरीफ की एक बहुत मुख्य फसल है। रुपाई के द्वारा हम लगावा है जितना, ये तो बात सही है कि आज हमारे जो किसान हैं सीधी बिजाई की तरफ भी मुड़ना शुरू हो गए हैं, पर भी जब भी रुपाई की बात आवा है तो हम ठेके पे मजदूरों से करवावा है। और इससे अंदेशा ये थोड़ा सा बना रहा है कि जो रुपाई है वो सही तरीके से नहीं हो पाती, और क्योंकि पूरे पौधे की रुपाई नहीं होती, और रुपाई पूरे पौधे की नहीं होती भाई, तो पैदावार में थोड़ी कहीं ना कहीं कमी जरूर आवा है। इसलिए सभी देख लें कि धान की जो रुपाई है वो सही ढंग हो और सही जो है पौधों की संख्या है। 1 वर्ग मीटर में कितने पौधे लग रहे हैं, 15 सेंटीमीटर के आसपास पौधा हम लगावा है, और 1 वर्ग मीटर में आम देखने में आवा है कि 25 से 30 पौधे मिला है, पर होने चाहिए 35 से 40 पौधे। तो इसलिए पौधे में यदि कमी रहेगी भाइयों तो फिर पैदावार में तो कमी स्वाभाविक है। तो इसलिए इसमें जो सावधानियाँ बरतनी है, एक तो जब हम रुपाई कर रहे हैं तो जो खेत है उसने जितने मजदूर हैं उतने बाग में डिवाइड कर लें, यानी बांट लें उसने, और एक एक खाना टाइप वैसे ही बांट लें। लाइन की बात नहीं है, दूर दूर लाना शुरू कर दें वो, और वो इस तरह से सीधे लगाते चले जाएं ताकि कोरोना नियमों का भी पालन कर सके। एक रुपाई के समय की बात है, हमारी जो सरकार है बार बार मान्य बात करा है कि रुपाई का जो समय है 15 जून से शुरू करना है, और वैसे भी भाई जो वैज्ञानिक है 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में जो हम धान की रुपाई करा है वो उपज सबसे बढ़िया देवा है और सही समय उसका है। एक पौध की आयु की उम्र की बात कर रहे हैं, मोटे तौर पर भाइयों 1 महीना उसकी, यानी कि 25 से 30 दिन जो मोटी हमारी संकर धान की किस्में हैं बोनी है उसमें है। परंतु यदि खेती करनी है तो फिर उसकी जो उम्र है यानी कि वो तो ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, मैंने लगभग 45 से 60 दिन के बीच में करनी पड़ेगी खेती में। परंतु आम तौर पर यदि इसी तरह से बासमती की भी है वो भी 25 से 30 दिन की पौध होनी चाहिए, वही सबसे बढ़िया होती है। और समय पर हम लगाएं, खेत की अच्छी प्रकार से तैयारी कर लें। पहले हम सूखे में बावा भाई उन्ना, सूखे के बाद फिर पानी छोड़ दें, पानी छोड़ के बाद उन्ना अच्छी प्रकार से बांधें, खड़ परवार घास फूस सारा उसमें बढ़िया बाहर निकाल दें और खेत में बिल्कुल साफ करके सुहा गला दें। उसके बाद भाई उसमें रेग्गी आ जाए, रेग्गी का विशेष ध्यान रखना है। कोशिश करें है कि रेग्गी के बाद यानी कि जैसे इस तरह आज शाम न माना खेत तैयार करा तो अगले दिन सवेरे जो है रुपाई करे तो वो सबसे बढ़िया हुआ है। रेग्गी जब बैठ जाए तो देख ले उसमें थोड़ा पैर रख के देख लें, पैर का निशान उसमें था ना दिख जाएगा छपा हुआ, तो इसका मतलब यूँ सोच ले कि वो सही समय है रुपाई का, सही खेत तैयार हो रहा है। इसी तरह से भाइयों खेत को अच्छी तरह तैयार कर लें। फिर पौध उखाड़ना, पौध को भी भाइयों जब पौध हमने उखाड़ दी हो तो 1 या 2 दिन पहले उसने खेत ने जहाँ पौध हमने पनीरी तैयार कर की है उसने खेत ने पानी से भर दिया अच्छी तरह से। पानी से जब भर देगा तो भर जाएगा वो, तो उसकी जो जड़ें हैं वो खेत भी पोला हो जाएगा और जड़ों समेत जो है पौध हमारी बाहर आ जाएगी। और उसने अच्छी प्रकार से धो के एक स्थान पे 2 से 3 पौधे लगावें और पौधों की जो संख्या है वो सही होनी चाहिए ताकि हमारी जो वो उपज है पैदावार है वो भी बढ़िया निकले। इसलिए रुपाई का जो तरीका है वो अच्छी तरह कद्दू करने के बाद ही लगावें। बोनी और जो बासमती किस्में हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखें। 2-3 पौधे संकर नस्लों में और इसी तरह से 1-2 पौधा बासमती में एक जगह पर लगावा। तो आज का किसान वाणी कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ है। भाइयों से लेवा इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी?
अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।